हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी लॉसेस होना मतलब कि बार बार बच्चा खराब होना आजकल बहुत कॉमन बात है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो द्वारा बच्चा खराब होने के क्या कारण होते हैं एवं उसके लिए आपको क्या इलाज लेना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी लॉस का क्या इंसिडेंस होता है। देखिए, शुरू के 3 महीने में इसका 15% इंसिडेंस होता है, लेकिन बीच के 3 महीनों में मतलब कि 3 से 6 महीने के बीच में सिर्फ 1 से 2% ही इसका इंसिडेंस है। तो आखिर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता क्या है? देखिए, इसकी 2 डेफिनेशंस दी गई हैं। पहले तो हम ये मानते थे कि अगर 3 से ज़्यादा प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, मतलब 3 से ज़्यादा बार बच्चा खराब हो रहा है, तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते थे। लेकिन आजकल अगर 2 से ज़्यादा बार भी बच्चा खराब होता है तो भी हम वर्कअप शुरू कर देते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार बच्चा खराब हो रहा है। तो क्या प्रोग्नोसिस होता है लाइव बर्थ का जब आप प्रेग्नेंट होते हैं बच्चा खराब होने के बाद? अगर पहली बार बच्चा खराब हुआ है और उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो 80% चांसेस है कि अगली बार लाइव बर्थ होगा। अगर 2 बार बच्चा खराब हुआ है तो ये चांसेस 70% हो जाते हैं। 3 बार खराब होने के बाद ये चांसेस 60% हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे मिसकैरेजेस का नंबर बढ़ जाता है वैसे वैसे लाइव बर्थ का चांसेस कम होता जाता है। लेकिन किस वजह से ये बच्चा खराब होता है, इसका कॉज जो है कि सिर्फ 60% केसेस में ही पता लगाया गया है। तो चलिए बात करते हैं इसके एटियोलॉजी मतलब कि इसके कारणों के बारे में। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है एज, फिर है क्रोमोसोमल फैक्टर्स, फिर है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, कुछ थ्रोम्बोफिलिया रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, कुछ एनाटॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, इन्फेक्शन, हार्मोनल, इडियोपैथिक मतलब कि कुछ अननोन कॉजेज। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज के बारे में। जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती है वैसे वैसे अंडाणु का नंबर और अंडाणु की क्वालिटी कम होती जाती है। इसीलिए किसी भी कपल की अगर वुमेन की एज 35 ईयर से ज्यादा है और मेन की एज 40 ईयर से ज्यादा है तो मिसकैरेज होने का मतलब कि प्रेगनेंसी लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज। इसमें क्या है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 50% चांसेस होते हैं कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज की वजह से बच्चा खराब हो रहा है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में 15% चांसेस होते हैं कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज की वजह से बच्चा खराब होता है। इसमें क्या क्या हो सकता है? ट्राइजोमी 13 हो सकती है, ट्राइजोमी 18 हो सकती है, ट्राइजोमी 21 हो सकती है। अब ये है बैलेंस ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे ये क्रोमोसोम है इसमें कुछ जीन्स होते हैं, ये एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है, इसमें जीन्स होते हैं। अब क्या होता है कि इस जीन का पार्ट इस वाले क्रोमोसोम में चला गया और इस वाले जीन का क्रोमोसोम का पार्ट इसमें आ गया, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक म्यूटेटेड क्रोमोसोम बन जाता है जिसमें कि ट्राइजोमी हो सकती है या फिर मोनोजोमी हो सकती है। मतलब कि या तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो सकता है या फिर एक क्रोमोसोम कम हो सकता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज हो जाती हैं और बच्चा खराब हो जाता है। दूसरा, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि SLE एक डिसीज होती है, कुछ यूट्रस की मतलब कि बच्चेदानी की म्यूकोजा में नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, कई बार वो भी बच्चा खराब कर देती हैं। एक एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और ट्रीटेबल कॉज है बार बार बच्चा खराब होने का। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज जो होती है वो 15% वुमेन में प्रेजेंट होती हैं जिसमें बच्चा खराब हो रहा होता है। अगर इसका हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो जो लाइव बर्थ रेट का चांसेस है वो सिर्फ 10% होता है। इसीलिए कभी भी एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है तो उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आगे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस ना हो। फिर कुछ एंडोक्राइन फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि यदि मदर को डायबिटीज है, कोई थायराइड डिसीज है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या फिर प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़े हुए हैं, इन सब चीजों में भी बच्चा बार बार खराब हो सकता है। लेकिन अगर किसी की डायबिटीज कंट्रोल्ड है, उसका थायराइड कंट्रोल है, तो वो रिस्क फैक्टर नहीं होता है बच्चा बार बार खराब होने का। इसीलिए कभी भी बच्चा प्लान करते टाइम आपका डायबिटीज मतलब कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल होना चाहिए और आपका थायराइड लेवल कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए प्रेगनेंसी के पूरे ड्यूरेशन में हम थायराइड की दवा कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। फिर कुछ एनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से बार बार बच्चा खराब हो रहा है, जैसे कि बच्चेदानी की कोई एनोमलीज। नॉर्मली यूट्रस इस तरह का होता है, अब देखिए ये डाइडेल्फस यूट्रस है, मतलब कि जो बच्चे दानी के दोनों हॉर्न्स हैं ये आपस में ठीक से जुड़े ही नहीं है।
या फिर इसमें कुछ डिप्रेशन सा है, या फिर एक ही हॉर्न है, या फिर बीच में सेप्टा आ गया है। सबसे ज्यादा कॉमन यही सेप्टेट वाली नॉर्मली होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा अगर यहाँ पे डेवलप भी होना चाहे तो नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिलती है, तो वो फाइनली खराब हो जाता है। कुछ अदर एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, जैसे कि बच्चेदानी में या तो झिल्लियां बनी हो, कोई फाइब्रॉइड हो, कोई पॉलिप हो, या फिर कोई सेप्टा हो। एक कारण होता है सर्वाइकल वीकनेस या फिर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। इसमें क्या होता है कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो समय से पहले ही खुल जाता है। इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज्यादातर सर्वाइकल वीकनेस वाले अबॉर्शंस होते हैं। इसमें क्या होगा, या तो बच्चे के चारों तरफ वाली जो झिल्ली है वो तुरंत फट जाएगी और मरीज को दर्द नहीं होगा और बच्चा पूरा बाहर आ जाएगा, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। कुछ इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियाज की वजह से भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है, जैसे कि फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन, प्रोटीन सी डेफिशिएंसी, प्रोटीन एस डेफिशिएंसी, एंटीथ्रोम्बिन डेफिशिएंसी। इस सब में क्या होता है कि जो खून की नलियां होती हैं उसमें चकत्थे जम जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे तक पूरा खून नहीं जा पाता है और बच्चा डेवलप नहीं हो पाएगा, तो बच्चा खराब हो जाता है। कुछ एनवायरमेंटल केमिकल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, कोई हैवी मेटल्स का एक्सपोजर या फिर पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर। कुछ पर्सनल हैबिट्स आपकी, जैसे कि यदि आपका वेट बहुत ज्यादा है, आप स्मोकिंग करते हो, या फिर आप अल्कोहल लेते हो, या फिर कैफीन बहुत ज्यादा ले रहे हो, इन सब की वजह से भी कई बार बच्चा खराब हो जाता है। स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बार बार बच्चा खराब होने के लिए, इसीलिए हमें हमेशा स्ट्रेस को अवॉइड करना होता है। कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी बार बार बच्चा खराब होता है, जैसे कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस या फिर बच्चेदानी की झिल्ली का इन्फेक्शन। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली कि जो टॉर्च का इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से कभी भी बच्चा खराब बार बार नहीं होता है। इसीलिए अगर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का केस है तो उसमें हमें टॉर्च की स्क्रीनिंग नहीं करानी होती है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, मतलब कि इसके इलाज के लिए हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। तो कोई भी कभी पेशेंट आता है तो हम उससे पूछते हैं कि उसकी एज क्या है, उसके रहन सहन का तरीका क्या है, उसके पीरियड्स रेगुलर हैं कि इरेगुलर हैं, उसका पहला जो बच्चा खराब हुआ है क्या उसका कोई भी कैरियोटाइपिंग हुआ है, कोई उसकी जांच हुई थी, पहला बच्चा कैसे खराब हुआ है, उसके बाद कोई सफाई वगैरह तो नहीं हुई है। उसकी मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं कि उसको कोई डायबिटीज तो नहीं है, कोई थायराइड की डिसीज तो नहीं है, कोई पहले बच्चेदानी की सर्जरी तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है बच्चेदानी में झिल्ली बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कि कोई फैमिली में ही कोई कंजेनाइटल एनॉमलीज की हिस्ट्री हो, तो वो पूछना भी जरूरी होता है, या फिर पहले से कोई जांचें कराई हो या कोई इलाज तो नहीं लिया। फिर इसके बाद हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले उसका बीएमआई देखेंगे कि इसका बीएमआई कितना है, कहीं उसका ऐसा तो नहीं वेट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से बार बार बच्चा खराब हो रहा है, कहीं उसको कोई एंडोक्राइनोपैथी की साइंस तो नहीं है, मतलब कि ऐसा तो नहीं पेशेंट बहुत मोटा है, उसकी गर्दन काली पड़ गई है, या फिर उसका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये सब देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूट्रस में कोई दिक्कत है, कि यूट्रस ठीक से नहीं बना हुआ है, छोटा है, या कोई सेप्टा वगैरह है, ये सब एग्जामिन करके देखेंगे। अब हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, मतलब कि कुछ जांचें कराएंगे जिससे कि कंफर्म हो जाए कि किस वजह से आखिर बच्चा बार बार खराब हो रहा है। सबसे पहले साइटोजेनेटिक एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं कि हम जो पहला वो होता है कंसेप्टस होता है, मतलब कि जो पहला वाला बच्चा खराब हुआ होता है उसको एनालिसिस के लिए भेजते हैं कि आखिर किस वजह से, कोई ऐसा तो नहीं इसमें कोई क्रोमोसोमल एनॉमलीज है जिसकी वजह से बच्चा खराब हो रहा है। फिर हम एंटीफॉस्फोलिपिड स्क्रीनिंग कराते हैं। जिस वुमेन में बार बार बच्चा खराब हो रहा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर एक बार भी बच्चा खराब हो गया है तो एंटीफॉस्फोलिपिड स्क्रीनिंग करानी होती है, जिसमें कि एंटी ल्यूपस एंटीबॉडीज और एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज कराते हैं। फिर एनाटॉमिकल फैक्टर्स को देखने के लिए हमको अल्ट्रासाउंड कराना होता है, फिर उसको कंफर्म करने के लिए हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी ये सब करा सकते हैं। तो देखिए, बच्चेदानी को देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी करा सकते हैं, सोनोहिस्टोग्राफी है, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी है, ये सब कुछ मोडालिटीज हैं जिससे कि हम बच्चेदानी की प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, या फिर ट्यूब्स में, नलियों में क्या दिक्कत है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ब्लड टेस्ट भी कराने होते हैं, जैसे कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कराएंगे कि आपके शुगर की लेवल कितना चल रहा है, कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है कि जो एकदम अनकंट्रोल्ड है। आपका थायराइड टेस्ट कराएंगे, आपका प्रोलैक्टिन लेवल्स कराएंगे देखने के लिए कि कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार बच्चा खराब हो रहा है। तो अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। देखिए, इसका इलाज जो है इसके कॉजेस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम ये पता कर लेंगे कि किस वजह से बच्चा खराब हो रहा है, फिर जो हमें वजह पता चलेगी उसी के अकॉर्डिंग हम इलाज करते हैं।
अगर कभी भी एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम पता चल रहा है हमें कि ये है, तो हम पेशेंट को कंसेप्शन से पहले ही लो डोज एस्पिरिन 75 से 100 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है वैसे ही हेपारिन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हेपारिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसको देख के स्टार्ट करना होता है, जैसे कि ब्लीडिंग हो सकती है, किसी किसी को हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, कई बार प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है, और कई बार जो है फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं किसी किसी को। तो इसीलिए हमें लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन आता है एक मार्केट में, वो हम दे सकते हैं पेशेंट को। अब अगर यूट्राइन मैलफॉर्मेशंस है, मान लीजिए यूट्रस में सेप्टा है, तो उसको हम काट के निकाल सकते हैं। फाइब्रॉइड है या पॉलिप है तो उसको काट के निकाल सकते हैं। सर्वाइकल वीकनेस है, मतलब कि बच्चेदानी के मुंह की वीकनेस है कि वो खुल जाती है, तो उस पर या तो टेप लगा सकते हैं या फिर सूचर्स लगा सकते हैं। तो ये कुछ इलाज हो सकते हैं इसके यूट्राइन मैलफॉर्मेशंस के। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसको थायरॉक्सिन लेने के लिए बोलेंगे। पेशेंट को डायबिटीज है जो कि कंट्रोल नहीं है, तो या तो डायबिटीज को कम करने वाली दवा देंगे या फिर इंसुलिन देंगे। पीसीओएस है पेशेंट को तो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स बोलेंगे डाइट थोड़ा ठीक करे, अपना थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करे, ये सब बोलते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप सबको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस के बारे में काफी कुछ समझ आया होगा। लेकिन अगर तब भी किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो किसी के मन में, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी बेझिझक। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।